नमस्कार दोस्तों। युद्ध कितना भयावह होता है। पटरी पर चलती हुई जिंदगी अचानक लड़खड़ा जाती है, अपाहिज हो जाती है। घरों के अंदर परिवार खुशहाल रहते हैं, लेकिन अचानक भागने लगते हैं। बंकरों में, खंदकों में, मेट्रोज के अंदर जाकर के पनाह ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी समय कोई भी विमान, कोई रॉकेट, कोई गोला आकर उनकी जिंदगी तबाह कर सकता है। ये स्थिति यूक्रेन की है, जहां चारों तरफ आपको तबाही नजर आएगी और जहां कहीं भी आप रहेंगे आपको गोलों की, रॉकेट की, मिसाइल की या विमानों की आवाज़ आती सुनाई पड़ेगी। यह रूसी फौज है जो दाखिल हुई है यूक्रेन में और चारों तरफ से रूसी सेना यूक्रेन के भीतर लगातार बढ़ती चली जा रही है और राजधानी कीव के ऊपर उसने लगभग कब्जा जमा लिया है। जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि रूसी सेना कीव में दाखिल हो गई है और जब राजधानी में सेना आ जाती है उसके बाद पूरे देश पर नियंत्रण करना उसके लिए आसान हो जाता है। मैं जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें दर्दनाक हैं और ये बताती हैं कि युद्ध कहीं नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। एक बेटी को पिता अपने देश से बाहर भेज रहा है या किसी सुरक्षित जगह पर भेज रहा है। वो बेटी फिर उसको मिलेगी, नहीं मिलेगी, पिता बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं पता है। बेटी भी जानती है, बाप भी जानता है और दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं। एक तस्वीर ये है। एक तस्वीर ये है कि यूक्रेन का फौजी अपनी पत्नी से विदा ले रहा है, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ने जा रहा है। सामने एक बहुत बड़ी फौज है जो उसके देश पर हमला बोल चुकी है, लगातार अंदर दाखिल होती जा रही है और वो उसी फौज का सामना करने के लिए जा रहा है। वो बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं जानता है। पत्नी का माथा चूमता है, चला जाता है। वतन पर इस तरह से मिटने वालों की कहानियां बहुत सारी आपको मिलेंगी, लेकिन इस तरीके से कोई देश किसी देश के भीतर दाखिल हो जाए और उसके बाद जिंदगी मौत के साए में लगातार चलने लगे, हर आदमी के चेहरे पर डर दिखाई पड़ने लगे, तो वह बहुत ही तकलीफदेह होता है। यूक्रेन के हालात ऐसे ही हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए आज नहीं बनाया है कि मैं यूक्रेन के हालात आपको दिखाऊं या ये बताऊं कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो लगातार ये कह रहे थे कि यूक्रेन पर अगर रूस ने गलती से भी हमला करने की कोशिश की तो उसका खामियाजा बहुत बड़ा होगा, नतीजे भुगतने पड़ेंगे रूस को, वो राष्ट्रपति अमेरिका के अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। यूक्रेन अगर आज की तारीख में रूस के कब्जे में है, उसके शिकंजे में है, उसका दंश झेल रहा है, तो उसमें एक बड़ी भूमिका अमेरिका की भी रही है, जिसने उसको भरोसा दिलाया कि आप नेटो का मेंबर बन जाएंगे और नेटो का मेंबर बनने के बाद आपके ऊपर कोई भी हमला होता है तो वो नेटो के देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और फिर हम आपके लिए खड़ा होकर के लड़ाई लड़ेंगे। रूस से निजात पाने के लिए, रूस के शिकंजे से बाहर निकलने के लिए यूक्रेन ने नेटो की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर धावा बोला तो नेटो के तमाम देश, अमेरिका समेत सब के सब तमाशबीन बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कुछ भी कहा है वो अपने आप में एक बड़ा और बुनियादी सवाल है कि दुनिया का मुख्तार होने का जो दावा करता है देश, उसके भीतर इतना भी साहस नहीं है कि वो जिस देश को यह भरोसा देता है कि आपकी सुरक्षा मेरे हवाले है, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, उस देश को बचाने के लिए वो तनिक भी आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन ये वीडियो जो है वो उस आदमी के बारे में बताने के लिए है जिसके चलते ये पूरे हालात हैं। यूक्रेन में रूसी फौज है, यूक्रेन के लोगों में भगदड़ सी है, उनके चेहरे पर हर वक्त मौत का डर आप देख सकते हैं और वो शख्स हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन की कहानी मैं सुनाने आपको आया हूं और वो बहुत जरूरी है। जितनी भी इस तरह के तानाशाह मानसिकता के लोग रहे हैं दुनिया में, शासन करने वाले, उनकी जिंदगी कई सारे इत्तेफाकों से चली है। पुतिन का जीवन भी इसी तरह के संयोगों का सिलसिला है। बात आज से 32-33 साल पहले की है। 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिर रही थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो रहे थे। उन दिनों पूर्वी जर्मनी में केजीबी यानी कि रूस की खुफिया एजेंसी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन पूर्वी जर्मनी में। जब दोनों जर्मनी एक हो गए तो व्लादिमीर पुतिन अपने देश आ गए, रूस।
सेंट पीटर्सबर्ग एक बहुत पुराना शहर है रूस का, वहीं उनका घर है। सेंट पीटर्सबर्ग आ गए और ये वो दौर था जब रूस बिखर रहा था, जर्मनी एक हो रहा था और रूस बिखर रहा था, क्योंकि गोर्बाचोव जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो दो तरह का सिद्धांत लेकर के आए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इनको छोड़िए, दरअसल वो चाहते थे कि समाज जो है वो अपने आप अपने फैसले करे, वो स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे, आर्थिक तरक्की हो, लोगों के भीतर एक बेहतरी का एहसास, एक बेहतर समाज गढ़ा जाए। तरक्की पसंद आदमी थे और तरक्की पसंद जमात खड़ा करना चाहते थे, देश बनाना चाहते थे। और सोवियत संघ की बुनियाद जिन सिद्धांतों पर उन्होंने रखी, उन्हीं सिद्धांतों पर सोवियत संघ है वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तो वो सोवियत संघ जो पहले हुआ करता था 1989 से लेकर के 1991 के बीच में 15 देशों में बंट गया। अलग अलग देश जो संघ का हिस्सा हुआ करते थे उन्होंने अपना स्वतंत्र वजूद खड़ा कर लिया। यह बात पुतिन को बहुत खलती रही। जर्मनी जब एक हो रहा था, रूस बिखर रहा था, तो यह बात पुतिन के सीने में कहीं न कहीं नश्तर की तरह थी कि ऐसा मेरे देश में होना नहीं चाहिए था। लेकिन उस समय उनकी कोई भूमिका थी नहीं। उन्होंने आकर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव वहां लड़ा सेंट पीटर्सबर्ग में, एक जिम्मेदार ओहदे पर काम करने लगे और भ्रष्टाचार का आरोप उस समय व्लादिमीर पुतिन पर लगा। लेकिन जो मेयर थे सेंट पीटर्सबर्ग के, उनके साथ रिश्ते पुतिन के बड़े अच्छे थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसके बाद पुतिन ने अपनी राजनीति की शुरुआत करनी शुरू कर दी। गोर्बाचोव 1991 दिसंबर में उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा, पूरा रूस बिखर गया, 15 देश बन गए, गोर्बाचोव ने पद छोड़ दिया। उसके बाद रूस की जो कमान आई वो आई बोरिस एल्सिन के हाथ में। बोरिस एल्सिन 1991 से लेकर के 1999 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। बोरिस एल्सिन ने 1999 में इस्तीफा दिया, लेकिन इससे पहले 1991 से 1999 के बीच में बोरिस एल्सिन का प्रभाव था और बोरिस एल्सिन के बहुत नजदीक आते चले गए व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन एक तरीके से राइट हैंड हो गए बोरिस एल्सिन के। और बोरिस एल्सिन ने वो आदमी जो केजीबी का एजेंट था 1989 तक पूर्वी जर्मनी में, जो 1991 में सेंट पीटर्सबर्ग में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक ओहदे पर आया, उसको 1997 में उन्होंने रूस का प्रधानमंत्री बना दिया। व्लादिमीर पुतिन 1997 में रूस के प्रधानमंत्री बन गए और जब 1999 में बोरिस एल्सिन ने पद छोड़ा तो व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। चुनाव हुए मार्च 2000 और पुतिन ने यह चुनाव जीत लिया। राष्ट्रपति पद का चुनाव पुतिन जीत गए 4 साल के लिए। 2004 में दोबारा चुनाव हुए और दोबारा चुने गए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2 टर्म हो गया। 1993 में जो संविधान था रूस का, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल ही राष्ट्रपति रह सकता है, उसके बाद नहीं। यानी कि अपना अगला चुनाव व्लादिमीर पुतिन को नहीं लड़ना था। तो अगला जो चुनाव था उसमें दिमित्री मेदवेदेव वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने और मेदवेदेव जो थे वो व्लादिमीर पुतिन के बड़े नज़दीकी थे। आप यूं कहिए कि जब वो राष्ट्रपति थे मेदवेदेव, तो सरकार पुतिन ही चला रहे थे। 2008 से 2012 तक जब मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति थे, उसी दौरान एक संशोधन हुआ और वो ये हुआ कि राष्ट्रपति का पद आगे से 2012 के आगे से 4 साल का कार्यकाल नहीं रखेगा, बल्कि 6 साल का कार्यकाल रखेगा। 2012 के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन फिर से उम्मीदवार बने और चुनाव जीत गए। 2012 से 2018 रहे और फिर 2018 से 2024 तक के कार्यकाल के लिए भी चुने गए। इस बार जो उनका वोट था 2018 में वो 75% के आसपास था, 75-76%। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं याद है, लेकिन इसके आसपास था। और अब 2024 तक का उनका कार्यकाल है। 2024 तक के कार्यकाल से पहले 2020 में पुतिन ने एक और संशोधन करवाया
और वो संशोधन ये कहता है कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो अगले 2 और चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं कि 2 बार और चुनाव लड़ सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन अगर अगला चुनाव 2024 का जीतते हैं तो 30 तक रहेंगे और 30 का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो 36 तक रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन को रूस में आज की तारीख में चुनौती देने वाला कोई है नहीं। ये एक अलग मसला है, कभी अलग से वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा कैसे उन्होंने अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को रूस के भीतर खत्म कर दिया। लेकिन जब तक व्लादिमीर पुतिन हैं तब तक रूस में चुनाव के दौरान राष्ट्रपति पद के लिए उनको कहीं से कोई मजबूत चुनौती मिले, इस बात की उम्मीद दूर दूर तक है नहीं। अब 2036 तक व्लादिमीर पुतिन अगर राष्ट्रपति रहते हैं तो क्या करेंगे? जो बात 1989 में केजीबी का एजेंट पूर्वी जर्मनी में रहने के बाद अपने देश लौटने के दौरान महसूस की थी, सोवियत संघ के बिखरने का दर्द उसके सीने में लगातार चलता रहा है और वो बार बार ये कहता रहा है। कई दफा उसने इस बात का जिक्र किया कि सोवियत संघ का बिखरना जो है वो एक बहुत बड़ी त्रासदी था और ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर जीवन में कभी मौका मिला तो मैं सोवियत संघ को खड़ा करने की कोशिश करूंगा। इस बात के संकेत कभी न कभी व्लादिमीर पुतिन ने बार बार दिए हैं। एक किताब है मैन विदाउट फेस और ये व्लादिमीर पुतिन के जीवन के आसपास है, या यूं कहिए कि उनके जीवन पर ही किताब लिखी गई है। इस किताब में इस तरह की कई घटनाओं का जिक्र है और व्लादिमीर पुतिन 2024 के आगे राष्ट्रपति रहते हैं तो क्या करेंगे, इसी का जिक्र मैं कर रहा था कि उनको जो अपना पुराना सपना है सोवियत संघ का, उसको पूरा करना है। आज जो रूस है उसके चारों तरफ 14 देश हैं। ये 14 देश पुराने सोवियत संघ के देश हैं, जब सोवियत संघ हुआ करता था। आप बाल्टिक कंट्रीज देखेंगे ऊपर तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं जो रूस से लगते हुए हैं और ये छोटे छोटे देश हैं। उसके नीचे आप देखें यूक्रेन है और सेंट्रल एशिया के देश जैसे किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इस तरह से 14 देश हैं और उसमें बेलारूस भी है जो रूस का मित्र देश है। इन 14 देशों पर कब्जे की शुरुआत उन्होंने की है यूक्रेन से। आप मानकर चलिए कि यूक्रेन में रूसी सेना के जाने के बाद पूरा यूक्रेन रूस के अधीन रहेगा। हो सकता है कि वहाँ कोई अपनी सी सरकार व्लादिमीर पुतिन तैयार करके या बना करके छोड़ दें और रूस के जरिए ही उसका नियंत्रण करें और वो सरकार रूस के नियंत्रण में रहे, उनके कहे में रहे, या फिर वो रूसी हुकूमत के तहत यूक्रेन को लाएं। दोनों विकल्प व्लादिमीर पुतिन के पास होंगे। रूस को किसमें कम नुकसान होता है यह बात वो तौलेंगे, देखेंगे और उसके बाद ही निर्णय करेंगे। लेकिन बाकी जो देश हैं उन देशों के लिए भी यह एक संकेत है कि अब जब दुनिया ने बार बार रूस को धमकी देने के बाद भी इस युद्ध में खड़ा होकर के मुकाबला करने की हिम्मत नहीं दिखाई, यूक्रेन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, उस तरह का साहस कहीं से नहीं दिखा, तो अब रूस के लिए, पुतिन के लिए यह बात बहुत ही आसान हो जाती है कि 2024 जो चुनाव है उनका, वहाँ मजबूत जनाधार और लोकप्रियता है। आज भी 50% से ऊपर की लोकप्रियता पुतिन की है और यह जो पूरा अभियान रहा है यूक्रेन का, इसके जरिए उन्होंने अपने देश के भीतर अपने जनाधार को बहुत हद तक बढ़ाया होगा। तो 2024 के चुनाव में कहीं कोई हिला हवाली या कोई संशय है ही नहीं कि वो ना जीते, बल्कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और 2024 से 30 तक अगर रहते हैं तो यूक्रेन की तरह ही बाकी देशों पर उनकी नज़र जाएगी और पुराने सोवियत संघ को फिर से खड़ा करके एक बड़ा देश बनाने की तैयारी कर रहे होंगे या उसका सपना बुन रहे होंगे पुतिन। और अगर वो ऐसा करते हैं तो रूस के इतिहास में सबसे बड़े नेताओं या नायकों में उनकी गिनती होगी। इतिहास जो है वो बहुत निष्ठुर होता है। वो इस बात पर नहीं जाता है कि किसी राजा ने अपना शासन बढ़ाने के लिए, साम्राज्य का दायरा फैलाने के लिए कितने आक्रमण किए, कितने लोगों पर जुल्म ढाए, बल्कि वो ये देखता है कि किस राजा ने कितने बड़े साम्राज्य पर शासन किया और कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा था, उसकी ताकत सबसे ज्यादा थी। आदमी गौण हो जाता है। पुतिन
जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, उनका सपना यही है कि जो पुराना सोवियत संघ था, अगर वो 15 देशों का संघ एक बार फिर से देश बन जाए तो दुनिया में वो पुरानी जो साख रही है, ताकत रही है, हैसियत रही है रूस की, रुतबा, वो लौट आएगा। पुतिन की ये कहानी मैंने आपसे इसलिए साझा की कि एक आदमी जिसका पिता नेवी में काम करता, जिसकी मां मजदूर थी, वो आदमी केजीबी में कोई बहुत बड़ा एजेंट नहीं था, जिसके पास कोई बहुत ही जोखिम भरे असाइनमेंट नहीं रहे। पूर्वी जर्मनी में बहुत ही सामान्य से असाइनमेंट्स थे, लेकिन वो आदमी रूस लौटता है और 32 साल के भीतर वो रूस का नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, ताकतवर नेताओं में से एक है। और उसके जीवन में जितने भी चक्र हैं, जितने भी संयोग हैं, इत्तेफाक हैं, वो बहुत नेताओं से मिलते जुलते से। आप शी जिनपिंग को देख लीजिएगा, माओ के जीवन में झांक करके देख लीजिएगा, लेनिन के जीवन में झांक करके देख लीजिएगा। जब आप दुनिया के तमाम बड़े नायकों और तानाशाहों को देखेंगे तो उनका जीवन कमोबेश एक सा होता है, और उनके जीवन का जो उतार चढ़ाव होता है, उनके जीवन के जो बड़े फैसले होते हैं, उनकी तरक्की के जो रास्ते होते हैं, वो सब कुछ मिलते जुलते से होते हैं। पुतिन कुछ ऐसे ही नेता है।